बाजार बोलता है। पहले एफआईज डीआईज के क्यूज देख लेते हैं, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस और गेनर्स लूजर और फिर मेन मुद्दे पर बात करेंगे। तो एफआईज डीआईज एफआईज ने फ्राइडे के सेशन में कुछ खरीदारी की, ये एक अच्छा संकेत। और डीआईज ने भी करीब 3980 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फ्राइडे का जो सत्र था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम रहा। दोनों ने कुल मिलाकर करीब 4400 से 4500 करोड़ रुपए की खरीदारी की है इंडियन मार्केट में। लेकिन आज ग्लोबल इंडिसेस किस तरह की चल रही है, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। डाउ जोन्स जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग करीब 51 अंक बढ़कर बंद हुआ। शंघाई थोड़ा फ्लैट है, नेगेटिव साइड पर है। हैंसेंग भी फ्लैट है। निकाई में कुछ बढ़त देखने के लिए मिल रही है, 0.25% की, करीब 257 अंक ऊपर। वहीं कोस्पी में भी करीब 1% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो ग्लोबल इंडिसेस का तो सपोर्ट है अगर हम मार्केट पर देखें एक तरह से। लेकिन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर कि सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है मार्केट के सेंटीमेंट का या उनके नतीजों का? तो शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर आफ्टर रिजल्ट्स करीब 10% ऊपर ये काउंटर। वोल्टास यहाँ पर करीब 7.5% का उछाल है। RVNL करीब 6.5%। आवास फाइनेंशियल यहाँ पर करीब 5.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। आइनॉक्स विंड करीब 5.5% बढ़कर कामकाज कर रहा है। आइनॉक्स विंड के भी नतीजे आए थे, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। वहीं टॉप लूजर्स में देखें तो कैफे कॉफी डे यहाँ पर करीब 16% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। NCLT से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। भारत डायनामिक्स यहाँ पर करीब 9% की गिरावट। सन टीवी करीब 8.25%। कैफिन टेक का जो लगातार चल रहा था यहाँ पर आज कुछ हद तक मुनाफा वसूली होते हुए दिख रही है। वहीं बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पर भी करीब 6.25% की गिरावट देखने के लिए इस काउंटर पर मिल रही है। अब बात करते हैं उस मेन खबर की जिसने पूरे वीकेंड में सारे शायद जो निवेशक हैं भारत के उनको जगाए रखा, उनको पढ़ने में लगाए रखा और उनको अपडेशन पर लगाए रखा। तो हिंडनबर्ग जब भी आते हैं अपनी किसी भी रिसर्च रिपोर्ट के साथ तो ज़रूर एक खलबली तो ज़रूर मचती है। और इस बार भी खलबली उन्होंने और ज़ोर की मचाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट उतना शायद जोरदार नहीं है क्योंकि हिंडनबर्ग की मंशा को लोग अब समझने लगे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अगर हम देखें तो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि 18 महीने बाद भी सेबी ने अदानी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा सेबी चेयरपर्सन मधाबी बुश के पति का ऑफशोर फंड में निवेश है और ऑफशोर फंड को मनी साइफनिंग के लिए अदानी ग्रुप ने इस्तेमाल भी किया। तो ये एक उनके कुछ आरोप। ब्लैकस्टोन के रिट्स में मधाबी बुश के पति जो हैं बिना अनुभव के कंसल्टेंट बने, ये एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। और इस पर जो जवाब जो आए हैं उनको हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन भारत में रिट्स में निवेश को बढ़ावा दिया गया सेबी की तरफ से, उनका ये स्टेटमेंट आया। और बुश की 99% होल्डिंग अगोरा एडवाइजरी में है और अगोरा का 2022 में जो रेवेन्यू था बुश की सैलरी का करीब 4.4 गुना था। ये उन्होंने कुछ आरोप लगाए सैटरडेज को। अब बात करते हैं सेबी चेयरपर्सन ने और उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने किस तरह की क्या सफाई दी जो उन पर पर्सनल आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन का पद संभालते ही कंसल्टेंसी फर्मों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ये डिस्क्लोजर सेबी में भी दे दिए थे। तो बहुत ही एक क्लियर उन्होंने अपनी तरफ से बात रख दी है। दूसरा, वो उनका कहना है कि कंपनियां उनके पति चलाते थे और वैसे भी उनके पति एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल रहे हैं। HUL में भी उन्होंने टॉप पोजीशंस पर काम किया और वहाँ से इस्तीफा देके जब उन्होंने ब्लैकस्टोन को ज्वाइन किया एज एन कंसल्टेंट तो उन्होंने अपनी उनकी एक अलग सीमाएं थी और सेबी की अपनी अलग सीमाएं थी। और सेबी ने जो भी फैसले लिए हैं वो उनको देखना, उनके पति से कनेक्ट करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो कंपनियों में आय आई है उसको भी देखना, उनकी सैलरी के साथ जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उनके पति एक खुद प्रोफेशनल हैं, पैसा कमा सकते हैं। अब सेबी ने आरोपों पर क्या सफाई दी है वो भी देख लेते हैं एक बार। अदानी ग्रुप को 24 में से 23 मामलों में जो क्लीन चिट मिल चुकी है, एक मामला है जो कि अभी बचा हुआ है। साथ ही अगर देखें तो सेबी ने देशी और विदेशी एजेंसियों की मदद से अदानी के खिलाफ जांच पूरी की है। अभी तक जितनी भी उन्होंने 24 में से 23 मामले निपटाए हैं उसमें उन्होंने जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी, कंसल्टेंसी फर्म्स थी, उनसे कई तरह के लेटर, उनसे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स सभी
को विस्तार से पढ़ा है, विस्तार से उन्होंने जांच की है, उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी, जिस पर कि फैसले आए। साथ ही अगर देखें तो हिंडनबर्ग की जो शेयरों में शॉर्ट पोजीशन भी हो सकती है, उन्होंने आशंका भी जताई सेबी ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो रिट से जुड़े हुए जो आरोप लगाए गए हैं, सेबी का जो बोर्ड होता है वो एक कंसल्टेशन पूरा करता है, उसके बाद कोई फैसला लेता है। तो ये ऐसा नहीं कि ब्लैकस्टोन को रिट्स में कुछ भी फ़ायदा पहुंचाने की एक स्पेशल मंशा थी। ये एक पूरे सेगमेंट को लेकर एक सेबी ने एक पत्र बनाया, एक अपना कंसल्टेशन पेपर बनाया और उसके बाद फैसला लिया। तो यहाँ पर किसी को भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्टिकुलर कंपनी को कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोई भी मंशा नहीं थी। महेश सर, अगर हम देखें हिंडनबर्ग पर एक और भी चीज़ जो कि सेबी ने और सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया, उसका भी आंसर ठीक से वो दे नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक तरह से ये अटैक किया सेबी चेयरपर्सन पर। सर, ऐसे आरोपों को कब तक हम लोग मार्केट में झेले? और हिंडनबर्ग, जिनका कभी किसी ने शायद इंडियन मार्केट में नाम भी नहीं सुना था, उनसे अच्छे अच्छे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं जो अपनी आम तौर पर रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं, लाइक गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली। अगर ऐसे कोई ब्रोकरेज हाउस कोई आरोप लगाए तो समझ भी आता है। हिंडनबर्ग जो कि कभी इंडियन मार्केट में था ही नहीं, उनका आरोप कितना मान्य रखना चाहिए इंडियन ऑडियंस को? देखिए, कंसर्न ये है कि रिसर्च रिपोर्ट वैसी चीज होती है कि जहाँ पे आपको किसी को बताए कि आपकी ये डिमांड है या ये सप्लाई है या आगे ये चीज होने वाली है या फोरकास्टिंग होती है, वैसी रिसर्च रिपोर्ट होती है। पॉलिटिकल में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो ये रिसर्च रिपोर्ट कम है और आरोप प्रत्यारोप ज्यादा है, और उसमें भी फैक्ट्स, पूरे फैक्ट्स जाने बगैर है। और अगर हिडनबर्ग ऐसा ही है तो वो इंडिया के अंदर आके रजिस्टर करके वो वहां पे प्रॉपर काम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अचानक से सडन से कोई आता है और इंडियन मार्केट के इंडियन इन्वेस्टर ट्रेडर है, उनकी मनी, उनको अचानक से सडन कोई भी इम्पैक्ट देता है, वहां पे एक पॉलिटिकल इवेंट चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल। पे मार्केट को भी एक नर्वस करती है, और कहीं ना कहीं जो जो प्रैक्टिस है वो भी सही नहीं। हिडनबर्ग कभी बाइंग की पोजीशन में क्यों नहीं आया? वो भी एक, आजकल इन्वेस्टर हम हमारे से सवाल करते रहते हैं कि हमेशा ही शॉर्ट वाले ही क्यों आते हैं, बाइंग के लिए क्यों नहीं आता है? तो ये सारे जो उनके फैक्ट्स जो है, काफी कुछ चीजें हैं जिनको मतलब इन्वेस्टर भी अभी दूसरे एंगल से देखने लगे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल। इन्होंने अपने क्वेश्चन रेज किए हैं, और सेबी ने हालांकि इतना रिस्पांस देना नहीं चाहिए, बट सेबी ने फिर भी, सेबी चेयरपर्सन ने इंडिविजुअल लेवल पे आप देखिए, सेबी के हिसाब से देखिए, पूरा का पूरा एकदम 1 to 1 उनको रिप्लाई किया है। हालांकि उन्होंने जो सेबी ने जो उनको नोटिस दिया था शोकेस, उनका प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया। देखिए ना कितनी मतलब एरोगेंसी अपन उनकी समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टर समझ बिल्कुल। सकते हैं, ये कहीं ना कहीं पे चीजें जो है इंडियन सिस्टम की तरफ अगर कोई चीज अटैक करती है तो वो कहीं ना कहीं पे दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारे को लगता है कि इन सारी चीजों को, और हिडनबर्ग के यूएस में काफी केसेस चल रहे हैं, चाइना में उनको कोई इंटरटेन करता नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ये सारी चीजें जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा जैसे जैसे होती जाएगी, बट मार्केट को अपने, हमें अपने रेगुलेटर्स के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, हमें अपनी बिल्कुल। संस्था है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, दो सबसे बड़ी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फिर सेबी का फैसला, सेबी की रिपोर्ट, इन दोनों को अगर हम शक के घेरे में डालेंगे एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, तो ये एक बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है और मार्केट अब शायद समझने भी लगा है। अब देखें तो सेंसेक्स इस समय हरे निशान में आ चुका है और निफ्टी भी अब हरे निशान में आने का अटेम्प्ट ले रहा है, केवल 10 पॉइंट नीचे रह गया अब निफ्टी। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सर केवल इसको राजनीतिक तौर पर ही देखना चाहिए ना, कि विपक्ष को एक मुद्दा मिला। देखिए, वो सब चीजें चलती रहेगी। हालांकि जैसे कांग्रेस के टाइम पे रहता तो बीजेपी की वैसे करते रहती, ये सब चीजें चलते रहती है। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए रहता है, तो उससे कोई अपन देखना नहीं चाहिए। बट आप देखिए कि आपका जो सिस्टम है, आपकी जो ग्रोथ है, हम उस सब उसको चीजें देखेंगे। बाकी सब पॉलिटिकल इवेंट को जोड़ देंगे तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। तो पॉलिटिकल इवेंट को साइड में रखिए, आप जी। अपने संस्थाओं पर विश्वास कीजिए। कल उठ के वो आरबीआई पे आ जाएंगे, कल उठ के वो एनएचए पे आ जाएंगे, ऐसे तो कोई भी किसके ऊपर अटैक कर देगा। तो वैसा नहीं है कि हमारे जो सिस्टम है काफी मजबूत है। और बिल्कुल। आप देखिए सीबी चीफ का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अगर उनको वो प्रक्रिया भी देखेंगे ना,
तो हम्म। कोई अगर, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इतना ध्यान देते नहीं है, ये सारी प्रक्रिया अगर देखेंगे ना तो बहुत कुछ चीजें हैं वैसी दिखेगी। हाँ, छोटा मोटा कोई लूप होल कभी कभार हो सकता है, उससे बिल्कुल कोई पूरा थोड़ी मार्केट को इम्पेक्ट होगा, ये भी समझने वाली बात है। उससे कोई कंपनी की ग्रोथ थोड़ी रुकने वाली है। आप खाना पीना छोड़ेंगे नहीं, आप बिल्कुल बाइक लेना छोड़ेंगे नहीं, मारुति चलाना छोड़ेंगे नहीं, बजाज का ऑटो लेना छोड़ेंगे नहीं, टाटा मोटर की गाड़ी लेनी छोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप अभी इन्वेस्टर को एजुकेट होना पड़ेगा। हम लोग तो अपनी ट्राई करते ही हैं, बट इन्वेस्टर भी अपने लेवल पे अगर समझ जाएंगे, अगर लॉस होता है तो इन्वेस्टर का ही लॉस है। अगर पैसा जो है, अगर म्यूचुअल फंड में से इतना सारा एसआईपी, और 23,000 करोड़ की एसआईपी आती है, और ऐसे आरोपों से अगर बाजार को सेंटीमेंट नेगेटिव होता है, तो लॉस तो इन्वेस्टर का ही है। ये मोटा मोटी इंडियन पब्लिक, इंडियन इन्वेस्टर के ऊपर अटैक है, जिसका जवाब देना भी जरूरी है समय समय पे। नहीं तो ये ऐसे अटैक्स हमारे को झेलने पड़ेंगे। और लोग, अब बाहर के दूसरे वाले लोग हैं, वो अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं। अब बाकी सारा जो है कॉर्पोरेट अपना काम करता रहेगा। अब देखिए, सारे जो शेयर होल्डिंग है अदानी में, कितने बड़े जी। बड़े शेयर होल्डर हैं। अब वो कुछ देख के, सोच के, विचार के बाद में पैसा लगाते हैं। अब छोटी मोटी कोई रिसर्च फर्म जिसके ऊपर खुद के ऊपर केस चल रहे हैं, और वो पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अटैक करते बिल्कुल रहते हैं, तो ये सारी चीजें सोचने वाली है। पॉलिटिकल चीजें हैं, इवेंट है, बिल्कुल चलते रहते हैं। बट हमारे को अपनी जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो फंडामेंटल के हिसाब से बिल्कुल देख के और उसके हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल महेश सर, बिल्कुल आपने सही बात कही है सर। और जो निवेशक है वो अब काफ़ी स्मार्ट भी हो चुका है। अब उसको ऐसे रिपोर्ट और वो सब चीज़ें इतना डरानी नहीं चाहिए। और मार्केट ने दिखा भी दिया इस तरह का कि क्या कुछ असर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सर बहुत सारे जो निवेशक हैं उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये ज़रूर आता है कि अदानी स्टॉक्स में क्या करें। सर मैं जल्दी से एक एक हर स्टॉक्स पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। लाइक अदानी एंटरप्राइजेस, सर क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल वैसे अभी रिसेंट में ही काफी सारे क्यूआईपी बाकी सारी ग्रुप कंपनी में चले हुए हैं। अदर एंटरप्राइजेज की वैल्यू है। हाँ, वैसे ऐसे टाइम में होता क्या है कि भाई ऐसा सडन कोई अटैक आता है तो ब्रोकर भी अपने मार्जिन बढ़ा देते हैं, तो वो मार्जिन ट्रिगर वगैरह होते रहते हैं। तो ये टाइम पे थोड़ा सा, अब अगर इन्वेस्टर है तो थोड़ा शांत रहिए, काम रहिए, और थोड़े से ग्रुप के जो भी अपडेट्स आते हैं उसके ऊपर ध्यान रखिए। ये टाइम पे पैनिक में कोई आप करे वैसा कोई चीज है नहीं फिलहाल। जी। अदानी की प्लेज जो है, स्टॉक की प्लेज, वो भी काफी कम हो चुकी है। तो और ग्रुप के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट है, काफी बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा ग्रुप हो चुका है। जी। तो कौन कौन सी चीजों को आप, एक एक चीजों का क्लेरिफिकेशन वो ग्रुप भी देता रहेगा। तो ये भी समझने वाली बात है। तो पैनिक वैसा कोई करने की जरूरत नहीं है इन बिल्कुल सब चीजों के ऊपर। और यहाँ पे टेक्निकल लेवल भी थोड़े से जो है वैसे ये टाइम पे काम नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए ये टाइम पे। अगर कोई भी आपकी अदानी में होल्डिंग है तो हो सकता है एक दो दिन प्रेशर आपको देखने को मिले, बाद में बिल्कुल वापस से स्टेबलाइजेशन होने के पूरे पूरे से। सर, सिंपल सवाल कि क्यूआईपी इनके आने की बात हो रही थी सितंबर मिड में। तो मार्केट ने एक सेंटीमेंट पॉजिटिव लिया लास्ट वीक में अदानी एंटरप्राइजेज में। अब चूंकि एक रिपोर्ट आ गई है, इसका क्या असर लगेगा क्यूआईपी पर कि क्यूआईपी शायद डिले होगा या क्यूआईपी समय पर आएगा तो क्या वो प्राइसिंग मिल पाएगी? निवेशकों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। आपका क्या मानना है सर? देखिए, संशय होना जरूरी है। कोई भी चीज आती है तो संशय होना अच्छा है, कि क्यूआईपी से पहले ये सारे संशय आएंगे तो ग्रुप जो है अपने प्रेजेंटेशन उस हिसाब से करके देगा, और उसके बाद में हो सकता है क्यूआईपी थोड़ा महीना डेढ़ महीना डिले हो या फिर टाइम पे हो। बट जो जो संशय रहेंगे उनके क्यूआईपी इन्वेस्टर के, जिनके साथ में मीटिंग होती रहेगी, तो जी। वो सारी क्लेरिफिकेशन देंगे, उसके बाद में ये चीजें आगे बढ़ेगी। तो ये जी। कहीं ना कहीं पे सेंटिमेंटली बिल्कुल धीरे धीरे डिले हो सकता है, जो आपकी बात बिल्कुल सही है। महेश सर, बाकी फटाफट से सर 30-30 सेकंड में हम सारे जो अदानी समूह के शेयर हैं उन पर आपकी राय लेते चले जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। अदानी पोर्ट्स सर, इस पर आपकी राय? ये फंडामेंटली काफी, अदानी ग्रुप के अंदर फंडामेंटली काफी बढ़िया स्टॉक्स है। आप इसको होल्ड करिए, कोई दिक्कत फिलहाल अभी लगता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी है 1420 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर उसमें से एग्जिट होने की सलाह रहेगी। जी। फिलहाल अभी इसमें बने रहने की सलाह। अदानी ग्रीन सर? ये अदानी ग्रीन के अंदर आज सर मेरे हिसाब से आज भी किसी ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड आया है, तो फंडामेंटली चीजें जो है काफी उसमें इंप्रूवमेंट हो चुकी है। बट यस, 1640 का एक स्टॉप लॉस जो है आप अभी के हिसाब से माइंड में रख सकते हैं। 16, अगर किसी की पोजीशन है तो 1640 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं।
और थोड़ा सा व्यू जो है थोड़ा सा लॉन्ग रखना पड़ेगा। ऐसे पैनिक टाइम पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना भी जरूरी होता है। जी। अदानी विल्मर और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सर। तो विल्मर में फिलहाल अभी पॉजिटिव ट्रैक्शन चालू हुआ है, और विल्मर में एक 320 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से होल्ड करने की सलाह रहेगी। डेफिनेटली ये काउंटर काफी टाइम से एक ही जगह पे बना हुआ है, अब जाके इसमें थोड़ा सा अप मूवमेंट आया था, तो मेरे हिसाब से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। तो एक 320 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। अगर है तो अपर साइड में 400 420 के लेवल जो है इमीडिएट वापस दिखाने के चांसेस है। जी सर, एटीजीएल और अदानी पावर। देखिए, अदानी पावर में फिलहाल अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो थोड़ी रिस्क के हिसाब से विद इन स्टॉप लॉस के साथ में वो अपनी जो है पोजीशन बना सकते हैं। 610 से 15 का स्टॉप लॉस लगा के वापस से इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा रिस्क तो अदानी ग्रुप में फिलहाल बना हुआ है, बट आपका जो रिस्क है उसके कंपैरिजन में रिवॉर्ड भी वैसा मिलने के पूरे पूरे चांस है। तो 610 से 615 का जो है स्टॉप लॉस माइंड में रखिए, और उसके हिसाब से आप ट्रेड को अपने होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। एनडीटीवी में क्या करना है सर? शेयर ये भी थोड़ा गिर गया है आज। देखिए, वो अभी शेयर अभी आज गिरे हुए हैं, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, इसको पूरा सेटल डाउन होने दीजिए। बाकी सारे जो शेयर है एनडीटी या अदानी ग्रुप के जो भी है उनको थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। सेटल होने के बाद में ये वापस से अपन इसको देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एसीसी और अंबुजा सर। इनमें कोई फिलहाल दिक्कत हमारे को तो लगती नहीं। फंडामेंटली काफी मजबूत काउंटर है, और इनकी बैलेंस शीट भी जो है काफी बढ़िया है। तो ये सारे, अगर ये दो काउंटर अगर कोई भी डिप मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। तो अदानी समूह पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है कि कौन से शेयर्स में हमको क्या करना चाहिए, निवेशकों को क्या करना चाहिए, किस तरह का रुझान। सर ने सबको क्लियरली बता दिया। कुछ एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल भी लेना शुरू कर देते हैं। आरती साहू जी का सवाल है। सर, इन्होंने काफ़ी सारे सवाल भेज दिए। मैम, मैं आपका एक ही सवाल ले पाऊंगा जेएसएल पर। सर, जेएसएल पर क्या करना है? इनका 3 से 6 महीने का टारगेट ये पूछ रही हैं जेएसएल। जेएसएल का चार्ट अगर बता पाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर, जिंदल स्टेनलेस, फिलहाल क्या आपको क्या बताना है सर? नहीं, चार्ट अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो। सर, मैं अभी चार्ट में इंट्राडे पर बिल्कुल दिखवा देता हूँ। पीसीआर टीम कृपया सर को चार्ट दिखा दें, इंट्राडे चार्ट, या आप अगर कुछ दिन वाला चार्ट दिखा सकें, या सर आप उस पर फंडामेंटल व्यू दे दीजिए कि जेएसएल आपको एज एन कंपनी कैसे लगती है। फंडामेंटल फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, और रिजल्ट भी उसके जो है एक ठीक ठाक ही आ रहे हैं। वैसा कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल दिखती नहीं है। अगर इनका नजरिया अगर साल भर का है तो डेफिनेटली यहाँ से होल्ड करें। और स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा एक नीचे का स्टॉप लॉस लगा है यहाँ से, 5 to 7% का एक नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आपकी पोजीशन होल्ड करें। 15 से 20% तक की अपसाइड जो है आराम से इसमें आ सकती है। लेकिन साल भर का नजरिया रखेंगे तो शायद उससे भी ज्यादा अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। जी। इसी बीच हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। प्लेजर सर। सर, आज जी बड़ा दिन, क्योंकि बड़ा दिन वीकेंड्स में ही बन गया था कि मंडे को कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि जी जितनी बड़ी रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की अदानी समूह पर, उतना बड़ा कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक इन्वेस्टर सब स्मार्ट हो चुके हैं। वो सब समझ चुके हैं कि किस तरह की मंशा के साथ ये रिपोर्ट बनाई जाती हैं। महेश सर से भी यही डिस्कशन हो रहा था। सर, कोई पर्टिकुलर अदानी स्टॉक का जो कि आपकी रडार पर हो, जो आप लेना चाहते हो, या जिसमें आपको डर हो कि अभी यहाँ से दूर रहें? जी, तो देखिए, मैं अडानी पोर्ट पे बहुत बुलिश हूँ। पहले भी ओके। इस चीज का जिक्र हुआ है। अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस का कंपनी का रहा है। क्वार्टर फर्स्ट में भी करीब 109 मिलियन मैट्रिक टन्स का कार्गो क्वार्टर वन में कंपनी ने मैनेज किया है। 8% वाई वहां पर ग्रोथ है। हाईएस्ट एवर एबिटा हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा एंड पैट फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने क्लॉक किया है। मुझे लगता है कि ये कंपनी को तुरंत ही जब कभी भी मौका मिले सर, इसको बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल अडानी पोर्ट के अंदर मैंने अभी क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया है कि बाय ऑन डिप्स का व्यू सर रखिए। देखिए, जो जोन मुझे लगता था कि बाय ऑन डिप्स का रहेगा
दैट वाज समवेयर अराउंड 1450, और वो आज आके गया, वो लेवल आज 1450 का लो आज इसका बन के गया, 1457 का मुझे लो दिखाई दे रहा है। तो देखिए मुझे लगता है ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं टूटेगा। बाय ऑन डिप्स का व्यू बनाइए, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्टॉक आपको 1650 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, अगर कोई फ्यूचर्स में भी होल्ड करना चाहे, एक एक्सपायरी रोल ओवर कर ले सितंबर का, सर ये आपको 1650 के भाव दिखाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा कॉल सर की और अदानी पोर्ट्स में खरीदारी की सलाह, वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर कुछ एक सवाल मिल रहे हैं दर्शकों के। जी ये बोल रहे हैं आरती साहू जी का बार बार सवाल आ रहा है आरईसी पर सर। शरद सर कोई आपका व्यू? देखिए, आरईसी पीएफसी पे मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी डिस्कशन हो रहा था आरईसी पीएफसी को लेकर के। देखिए करीब 11, आरईसी का 11 का प्राइस टू अर्निंग है, और सिमिलरली अगर आप पीएफसी को भी देखें तो वही 7-8 का उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे लगता है, एक ट्रैक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से बजट से पहले विवेक जी, मैंने 400 रुपये, 450 रुपये के पास दोबारा स्टॉक को रिकमेंड किया था। मुझे लगता है किसी भी गिरावट में बिल्कुल खरीदना चाहिए। थोड़ा सा पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से है कि दर्शकों को समझना चाहिए कि लिक्विडिटी फ्लो होता है, सेक्टोरल लिक्विडिटी फ्लो होता है। वो सेक्टोरल लिक्विडिटी फ्लो हमें केमिकल्स में देखिए देखने को मिला है, एफएमसीजी में देखने को मिला है। देखिए किस तरह के मूव विवेक जी वहां देखने को मिले टाइम एंड अगेन। जी मैंने बिल्कुल केमिकल्स में फिर दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट, कोरोमंडल, पीआई इंडस्ट्री, चंबल वगैरह आप ही के चैनल पर शेयर किए हैं। कैपिटल गुड्स में देखिए सुजलॉन है, त्रिवेदी टर्बाइन, आइनॉक्स वगैरह मैंने काफी शेयर किया है, जिंदल सौ, वेल्सपन वगैरह। एफएमसीजी में देखिए बीका जी है, बिल्कुल बलरामपुर चीनी। मुझे आज पता है जी 375 के भाव पे आपने मुझे बलरामपुर चीनी में जो है डिस्कशन करवाया था। बिल्कुल यूनाइटेड स्पिरिट, ज्योति लैब। तो देखिए सर, सेक्टोरल लिक्विडिटी फ्लो होता है, कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग रहती है। अब आप चाहें कि आप एक ही सेक्टर में बने रहें और आपको वहां लगातार पैसा बनता रहे, तो सर ऐसा लाजमी नहीं होगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है आरईसी बिल्कुल, अगर आप लंबे नजरिए से, लंबे चार्ट पे आरईसी देखें, तो अभी भी करीब 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेहतरीन सपोर्ट है। वो जोन है 573, तो वो ना टूटे, ऊपर की तरफ चले। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, कोई बिल्कुल हेलमेट बिल्कुल है कि मुझे आरईसी में ही ट्रेड करना है सर, तो बिल्कुल 573 का स्टॉप लॉस लगाएं और बिल्कुल बने रहें। जैसे ही ये 600 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा, ये दोबारा अपना अप ट्रेंड शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो आरईसी अप ट्रेंड में बिल्कुल 600 रुपये के ऊपर एक नया अप ट्रेंड बनाएगा। कुछ एक ग्लोबल खबरें भी ले लेते हैं। अमेरिका में रिफाइनरी कंपनियों से तेल की डिमांड घटी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर अगर क्रूड की डिमांड एक बड़े जो कंज्यूमर है वहाँ से घटती है तो एक इंटरेस्टिंग समीकरण बन जाते हैं। क्रूड की कीमतों में भी तेज़ी आने की उम्मीद इसलिए थोड़ी सी घट जाती है। हालांकि एक फेड रेट कट की बातें हो रही हैं सितंबर में, तो देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका से डिमांड घट रही है और क्या फेड रेट कट उस डिमांड को फ्यूल कर पाएगा क्या दोबारा से। साथ ही वेडनेसडे को अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा और आएगा। वहाँ पर भी दुनिया भर की नजरें होंगी कि अगर इन्फ्लेशन डेटा कंट्रोल में रहता है तो कहीं ना कहीं सितंबर का जो रेट कट होगा, पूरे साल के लिए जो रेट कट्स होंगे, वो ऑन द एग्रेसिव साइड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा सा मार्केट की नियर टर्म वॉलेटिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि स्टील के प्राइसेस 3 साल के लोज पर आ गए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टील कंपनियों के रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं देखने के लिए मिले। लेकिन महेश सर, अब स्टील शेयरों में चूंकि जब 3 साल के लोज पर आ जाते हैं तो हमें दो प्रोस्पेक्टिव रखते हैं हम कि इससे ज़्यादा नीचे तो और क्या ही जाएंगे प्राइस। तो यहाँ से अगर रिकवरी आएगी तो शेयरों पर भी रिकवरी आएगी, यानी कि प्राइस रिकवरी होगी। हमें इस तरह से सोचना चाहिए या इस तरह से ही सोचना चाहिए कि प्राइस तो 3 साल के लो पर है, मैं शेयर क्यों खरीदूं? डेफिनेटली प्राइस लो है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, बट ये टाइम पे एक कंसोलिडेशन जोन बन जाता है। तो कंसोलिडेशन जोन जब बनता है तो थोड़ा टाइम वेट करता है मार्केट, उसके अंदर वापस से वो ब्रेकआउट बनते हैं, उसके बाद में वापस से वो चीज रेडी होती है। तो फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल सकता है, उसके बाद में वापस से वो शेयर रेडी होंगे, तब उसके अंदर एक फास्ट मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल वैसी स्थिति मेटल शेयरों की बनी हुई है, एक रेंज के अंदर थोड़ा दिन निकालेंगे, उसके बाद बाद में वो वापस से रेंज निकलेगी। बट यस, अगर इस यहाँ से डिप मिलते हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अभी ये एक्यूमुलेशन जोन बनेगा तो आपको एक लंबे नजरिए के हिसाब से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन का मौका मिलता रहता है ये टाइप के माहौल में।
तो आप अगर फास्ट मूविंग ट्रेडर है तो फिर वापस से ब्रेकआउट का वेट करिए, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एक डिप के अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जी महेश सर, आपकी रडार पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं अभी? देखिए, दो फंडामेंटली काउंटर है जो मैं फिलहाल काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। अभी भी रिजल्ट जो है अच्छे आए हैं, और वो, आगे भी आने की उम्मीद है। तो एक आस्क ऑटो है। ये लेवल से अपन देख सकते हैं कि जो आस्क ऑटो का रिजल्ट जो है वो भी काफी बढ़िया है। ये लेवल से बाइंग की जा सकती है। 360 का स्टॉप लॉस रखिए। 3 से 6 महीने में 475 से 500 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली काफी बढ़िया है। ऑटो इंडस्ट्री बढ़िया कर रही है, ऑटो कंपोनेंट को फायदा होने की पूरी पूरी उम्मीद है। दूसरा काउंटर है जेटीएल इंडस्ट्री। एक जेटीएल इंडस्ट्री में एक भी काफी बढ़िया जो है एक मोमेंटम भी बना हुआ है, और काफी सारे ब्रोकर इसको ट्रैक किए हुए, वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रही है। तो यहाँ से एक जेटीएल इंडस्ट्री को भी बाइंग की जा सकती है। 190 के स्टॉप लॉस से 275 से 300 तक के टारगेट जो है 6 से 9 महीने या 3 से 6 महीने का आप कम से कम व्यू बना के रखें, तो वहां पे यहाँ से अपसाइड काफी दिखाई दे सकती है। बिल्कुल। सर का एक शेयर था प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि सर ने बताया था, ये मुझे याद है, सर ने अगस्त में ही कॉल दी है, 1 अगस्त को। और इस पर टारगेट्स जो दिए थे सर ने 3 से 6 महीने के 310, 325 और 350 रुपये, और 280 से 281 रुपये की रेंज पर सर ने काउंटर डिस्कस किया था, और इसने सारे टारगेट अचीव कर दिए हैं। महेश सर, इसको कुछ रिवाइज करना चाहेंगे? प्रॉफिट बुक कर लें जो भी दर्शक इसमें काउंटर में एंटर किया था जिन्होंने। फिलहाल 50% बुकिंग कर लीजिए। शायद 385, आज 390 का हाई बना है। रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के बाद में इसको अपन वापस से रिव्यू करेंगे। फंडामेंटली अच्छे लगते हैं कंपनी के, और आगे भी हमारी उम्मीद तो अच्छे रिजल्ट की है। बट रिजल्ट का आउटकम आने के बाद में फिर इसको रिव्यू की जा सकता है। बट अब किसी इन्वेस्टर में अगर 280 या 275 की रेंज में अगर कोई भी बाइंग किया हुआ, तो वहां से एक सप्ताह के अंदर अपने को अच्छा रिटर्न देखने को मिल गया। ये काउंटर के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और उसको वापस से होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ से 348 का रखिए। अगर कोई भी रिवर्सल वापस 348 के नीचे होता है तो वहां से एग्जिट कर लीजिएगा। बाकी रिजल्ट जब आएगा तो बिल्कुल उसको वापस रिव्यू करेंगे। बिल्कुल। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू महेश सर, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काउंटर केवल 12 दिन में टारगेट हिट, और वो भी मीडियम टर्म स्टॉक के, जिसने कि 280 से 380 पहुंच गए काउंटर, ऑलमोस्ट 100 रुपये का रिटर्न, और केवल 12 दिन में। और अगर ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो और भी कम। महेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और इस तरह की कॉल्स को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।